जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के वायरल VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न आपके 2025 के बोर्ड परीक्षा में एकदम तबाही मचाने वाले प्रश्न हैं। तो आप लोग इस क्लास को जो है पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए और अच्छी तरीके से यहाँ पर ही याद हो जाए। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए। और क्लास के बाद आपको नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को PDF मिल पाएगा। अगर आप नए बच्चे हैं, रोज़ क्लास करना चाहते हैं, तो रोज़ रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास चलता है। तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुँच पाए और आप सभी क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी प्यारे बच्चे जो है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक ना। चलिए जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि नगरीय जनसंख्या क्या होती है। ये सभी प्रश्न आपके 2 नंबर वाला प्रश्न है, जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को एग्जामिनर जो है ना 2 नंबर देने में कम नहीं करेगा। और एकदम शॉर्ट क्वेश्चन की तरह आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपको यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। या PDF मिलेगा तो आप लोग वहाँ से भी रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नगरीय जनसंख्या क्या होती है इसके बारे में ना हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो नगर में निवास करने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। नगर यानी हम लोग का गांव भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्रामीण हो गया, नगर हो गया, ठीक है। तो नगर में निवास करने वाली, नगर में रहने वाली जनसंख्या क्या कहा जाता है? नगरीय जनसंख्या। यानी नगर में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो नगरीय जनसंख्या कहा जाता है, ठीक है। 2011 के अनुसार भारत में 31.16% नगरीय जनसंख्या है। 2011 की अनुसार क्या है? तो 2011 के अनुसार भारत में जो है ना 31.16% जो है नगरीय जनसंख्या है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 31.16% है, याद रखिएगा। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा और 2 नंबर में आपके सब्जेक्टिव में, यानी एक क्वेश्चन से आपका 3 नंबर जो है कंफर्म बनता है। तो याद जरूर कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि आंतरिक प्रवास से क्या समझते हैं। आंतरिक प्रवास से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए 2 नंबर है। एकदम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ाया जा रहा है और जो आपको पूछने का बहुत ज़्यादा चांस हो, ठीक है। तो आंतरिक प्रवास से आप क्या समझते हैं? देखिएगा उत्तर कि देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाना आंतरिक प्रवास कहलाता है, ठीक है। देश के भीतर यानी अपने, मान लीजिए कि भारत देश में है और भारत देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या, तो आंतरिक प्रवास कहलाता है। मान लीजिए कि अभी बिहार में, ठीक है, और अपने देश में भारत में है और अभी बिहार में, और बिहार से आप चले गए कहाँ? तो दिल्ली। तो ये क्या है? तो एक जगह से दूसरे जगह पर आप जाइएगा ना, तो यह आंतरिक पतन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा। ये भी आपके 2 नंबर जो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन। भारत में बच्चों को घटते लिंग अनुपात के 2 कारण बताएं। भारत में क्या है? तो भारत में बच्चों के घटते, यानी बच्चा लोग जो है घटते लिंग अनुपात के क्या कहता है? 2 को कारण बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। भारत में घटते लिंग अनुपात के निम्नलिखित कारण हैं, ठीक है। भारत में घटते लिंग अनुपात के निम्नलिखित कारण है, या लिख दीजिएगा कि भारत में घटते लिंग अनुपात के 2 कारण निम्नलिखित है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, जिसमें से हम पहला लिख देंगे प्रवास पूर्व लिंग की क्या है? परीक्षण करना। क्या है? तो प्रस्वर क्या? परस्पर है, ठीक है। परस्पर पूर्व क्या है? पूर्व लिंग परीक्षण करना। और 2 में लिख दीजिएगा बेटी की तुलना में बेटा को अत्यधिक महत्व देना। ये बात सही है कि बेटी की तुलना में क्या है? तो बेटा को ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है। ये भी आपके आते हैं भारत में बच्चों को घटते लिंग अनुपात के 2 कारण में, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। जिससे आप लोग को जो है यहाँ पे 2 नंबर जो है एग्जामिनर दे पाएगा पढ़कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों क्या है? घटकों स्तंभ के नाम लिखिए। मानव विकास के कितने? तो मानव विकास के 4 क्या प्रमुख घटते स्तंभ के नाम लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो मानव विकास के 4 स्तंभ जो है ना निम्नलिखित है, ठीक है।
मानव विकास के 4 स्तंभ जो है निम्नलिखित है, जिसमें से हमारा पहला आता है समानता। समानता भी आता है मानव विकास के घटते क्रम के अंतर्गत, ठीक है। 2 में लिख दीजिएगा सतत पोषणीयता। 3 में क्या लिखना है तो उत्पादकता। 4 में लिख दीजिएगा सशक्तिकरण। ये हमारे क्या तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों स्तंभ के नाम है, ठीक है। इसको आप लोग को याद कर लेना है और जाकर एग्जाम में अगर पूछे तो लिख देना है, ठीक है, जिससे जो है ना आपको 2 नंबर एकदम मिल सके, ठीक है। चलिए, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अभी तक लाइक नहीं किए क्लास को तो एक बार प्यारे बाबू लाइक कर दीजिए। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर दबाइए, क्योंकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच पाए और आप भी यहां से जुड़कर अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब और सभी प्यारे बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं। मानव विकास के 3 क्या तो मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र जो है ना निम्नलिखित है, या ऐसे लिखिएगा मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र इस प्रकार है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, तो पहला क्या है संसाधन तक पहुंच, यानी जो भी संसाधन हो हमारे तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो संसाधन तक पहुंच। 2 में लिख दीजिएगा स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य के बारे में भी लिखना है। और 3 में लिख दीजिएगा शिक्षा। तो ये क्या हो जाएंगे आपके मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से है, तो यही है संसाधन तक पहुंच, 2 में है स्वास्थ्य और 3 में है आपके शिक्षा, जिसको आप लोग को लिखकर और एक जो एग्जामिनर है ना उसको 2 नंबर देना पड़ेगा अगर आप लोग लिखते हैं तो, ठीक है। तो जरूर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि और विकास में अंतर लिखें। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है उसको जो है ना हमको लिख कर बताना है कि क्या होता है वृद्धि और विकास में अंतर। चलिए देखते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। मात्रात्मक क्रांति को क्या तो मात्रात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक क्रांति भी बोल सकते हैं। तो मात्रात्मक परिवर्तन को क्या वृद्धि कहा जाता है, ठीक है, जिसमें से हमारा पहला आ जाता है वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। वृद्धि क्या है तो वृद्धि जो है ना एक प्रकार की नहीं होती, ये मतलब अनेकों प्रकार की होती है, जिसमें से हम लोग बोले तो वृद्धि जो है ना धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। और 2 में लिख दीजिएगा गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। 2 में क्या लिख देना है तो गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। 3 में लिख देना है विकास सदैव क्या है तो धनात्मक होता है। विकास क्या होता है तो विकास जो है ना हमेशा धनात्मक होता है, इसको आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है प्रवास से संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारकों को उल्लेख कीजिए। प्रवास से संबंधित क्या है तो प्रवास से संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारकों का क्या तो उल्लेख करना है, यानी उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। कितना कहाँ है तो 3 कहाँ, लेकिन हम आप लोग को 4 बताएंगे, जिससे आप लोग को एक न एक हमेशा याद रहेगा, एक न भी याद रहेगा तो एक जरूर याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए प्रवास के अपकर्षक कारक जो है ना इस प्रकार है, जिसमें से हमारा पहला आ जाएगा रोजगार। रोजगार तो एकदम याद रहेगा। शिक्षा का बेहतर अवसर, यानी शिक्षा का जो अवसर आता है हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। 3 में लिख दीजिएगा स्वास्थ्य बेहतर सुविधा। और 4 में लिख दीजिएगा मनोरंजन के स्रोत। ये क्या हो जाएंगे आपके तो प्रवास से संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख हो जाएगा, जिसको अगर आप लोग कर पाते हैं तो आपको यहाँ पे अब 3 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये 3 नंबर में पूछेगा। 2 नंबर बता दिए और 3 नंबर अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को याद कर लेना है, जिससे आप लोग को 3 नंबर मिल सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपकर्ष कारक क्या है। अपकर्ष कारक प्यारे बाबू लोग क्या होता है इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताना है, और एकदम आसान भाषा में आप लोग को बता देना है। जो इसका क्या है डिफिनीसन है वही बताना है, ठीक है। चलिए अपकर्ष कारक क्या है तो वे कारक जो लोगों को विभिन्न संस्था क्या है स्थानों से आने के लिए आकर्षित करते हैं उसे अपकर्ष कारक कहा जाता है। वे कारक जो लोगों को विभिन्न स्थानों से आने के लिए आकर्षित करते हैं, यानी जो लोग हैं मान लीजिए कि पहले रहता था बिहार में और अभी चले गए दिल्ली में, तो क्या उनको वहाँ पे ज़्यादा सुविधा मिलेगा, इसलिए ना वह दिल्ली जाएंगे। यानी बिहार में कुछ कमी है इसलिए वह क्या करेंगे तो दिल्ली जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पर बताए हैं कि वे कारक जो लोगों को विभिन्न स्थानों से आने के लिए आकर्षित करते हैं, यानी आने के लिए वह क्या कहता है बुलाते हैं मान लीजिए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं तो अपकर्ष कारक हम लोग
कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग को लिख देना है और 2 नंबर जो है एग्जामिनर से ले लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कि अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करें। अप्रवास और क्या है, तो उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करना है। अप्रवास क्या है, पहले हम लोग अप्रवास को जान लेते हैं। चलिए उत्तर है कि अप्रवास तो एक जगह से दूसरी जगह जाना अप्रवास कहलाता है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं, ठीक है, एग्जाम्पल पर दिल्ली है और अभी कहाँ जा रहे हैं, तो अभी जाएंगे आप लोग क्या है, बिहार में। ठीक है, तो दिल्ली से जब आप बिहार में आएंगे यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जब आप आइएगा तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएंगे आपके अप्रवास। ठीक है, यानी आप ये पहले के जगह को छोड़कर दूसर के जगह पर नए जगह पर आए हैं। ठीक है, और उत्प्रवास क्या होता है, तो उत्प्रवास अब लोग यहाँ पे अब समझते हैं। उत्प्रवास अपने निवास स्थान को छोड़ना उत्प्रवास कहलाता है। अपने निवास स्थान, जैसे हम समझाए दिल्ली, अब दिल्ली को आप छोड़ के चलाइएगा बिहार में, बिहार में जब आइएगा तो अपने प्रवास को छोड़ के ना आइएगा, यानी अपने घर द्वार को छोड़ कर आना पड़ेगा, घर को थोड़ी लेकर आइएगा। तो अब उत्प्रवास उसको कहते हैं जो अपने निवास स्थान को छोड़कर आता है ना, उसको हम लोग उत्प्रवास कहते हैं या वह उत्प्रवास कहलाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग को लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एवं राजकीय प्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और क्या है, तो क्या है, उत्तर राज्यीय प्रवास है। ठीक ना, उत्तर क्या है, अंतर राज्यीय प्रवास ना, अंतर राज्यीय प्रवास में क्या है, तो अंतर स्पष्ट करना है कि क्या होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय, ठीक ना, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अंतर्राज्यीय। तो पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक देश से दूसरे देश में जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। यानी पहिल के क्या है, डिफिनीशन पर जाइए और पहिल के पर समझ जाइए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास तो एक देश से दूसरे देश में जाना क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि अभी कहाँ हैं, दिल्ली, और बाद में चले गए मुंबई। ठीक है, अभी दिल्ली है और बाद में आप कहाँ गए, तो मुंबई गए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इसको याद रखना है। उसके बाद आता है आप क्या, तो अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास में क्या होता है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। यानी वही पहिल का डिफिनीशन पर समझ जाना है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना क्या कहलाता है, तो अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय और क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बीच क्या है, तो अंतर स्पष्ट करना है। तो राष्ट्रीय प्रवास देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या, तो राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है, ये पढ़ा दिए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश में जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। ये पहले का क्वेश्चन जो ना अभी रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। और आज का क्लास जो ना आप लोग को आज के इस क्लास में मानिए तो 10 ही क्वेश्चन बताए। ठीक है, एक तो रिपीट हो गया है तो 10 क्वेश्चन बताए हैं। अगर इस 10 क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से याद कर लेते तो बहुत क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बना सकते हैं एग्जाम में। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। जो भी नए बच्चे देख रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल पे दबा के रखें, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंचता रहे और आप जो है यहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ पे डेली क्लास कराएंगे और डेली PDF फ्री में मिलेगा, रिवीजन के लिए पैसा नहीं लगता। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा के रखें, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुँच पाए। चलिए तो नंबर दे देते हैं। जो नए बच्चे होंगे आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिएगा 962 18 834। ठीक है, अगर नए बच्चे हैं तो इस नंबर पर हमें PDF के लिए मैसेज कीजिएगा कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।